हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस बाय राज सर क्लासेस में। दोस्तों आइए आज हम जानेंगे भारतीय तटीय प्रदेश। हमारा टॉपिक चल रहा है भारत का भूगोल और दोस्तों इसके अंतर्गत हम भारत के तटीय प्रदेश, तटीय मैदान, तटीय घाट के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद हम इस डायग्राम को देखेंगे, डायग्राम के बारे में जानेंगे, समझेंगे। चलिए दोस्तों सबसे पहले चलते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों चलते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले आता है तटीय मैदान। तो तटीय मैदान क्या है क्या नहीं है उसके बारे में हम जानकारी में आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं दोस्तों। प्रायद्वीपीय पठार, देखिए प्रायद्वीपीय पठार हम पढ़ चुके हैं। दक्षिण के पठार के दोनों किनारों, पूर्वी एवं पश्चिमी किनारों पर संकीर्ण तटीय मैदानों का विस्तार है। पश्चिम में यह मैदान संकीर्ण एवं कटा छटा है, जबकि पूर्व में चौड़ा एवं समतल है। हमने पहले पढ़ चुके हैं। इस मैदान का निर्माण समुद्री तरंगों द्वारा अपर्दन व निक्षेपण या पठारी नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से हुआ है। दोस्तों यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। भारत की तटरेखा लगभग 6100 किलोमीटर लंबी है। और दोस्तों आगे बढ़ें तो स्थिति और सक्रिय भू आकृति प्रक्रियाओं के आधार पर तटीय मैदानों को दो भागों में बांटा जा सकता है। तो कौन कौन से दो भाग हैं दोस्तों? पहला है दोस्तों पश्चिमी तटीय मैदान और दूसरा है पूर्वी तटीय मैदान। चलिए इनके बारे में पहले हम सबसे पहले पढ़ते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। तो दोस्तों पश्चिमी तटीय मैदान आप देख सकते हैं पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के मध्य स्थित एक संकीर्ण मैदान है, जो उत्तर में कच्छ के तट, गुजरात से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी, कैप केमोरिन तक अरब सागर के साथ साथ विस्तृत है। गुजरात के मैदान को छोड़कर यह मैदान पूर्वी तटीय मैदान से कम चौड़ा है। इस मैदान की औसतन चौड़ाई दोस्तों 65 किलोमीटर एवं पश्चिम से पूर्व 10 से 80 किलोमीटर है। इसकी अधिकतम चौड़ाई दोस्तों गुजरात में नर्मदा एवं ताप्ती के मुहाने, माफ़ कीजिए मुहाना तो नहीं बनाती है, एस्चुरी बनाती है, तो वहाँ के समीप 80 किलोमीटर है। तो दोस्तों इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण हैं। ऐसा विश्वास है कि पौराणिक शहर द्वारका किसी समय में पश्चिमी तट की मुख्य भूमि पर स्थित था, जो अब पानी में डूबा हुआ है। जलमग्न होने के कारण पश्चिमी तटीय मैदान एक संकीर्ण पट्टी मात्र है और पत्तनों एवं बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है। दोस्तों उत्तर में गुजरात तट से लेकर दक्षिण में केरल तट तक पश्चिमी तटीय मैदान को 4 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुजरात का मैदान। तो दोस्तों गुजरात का मैदान जानने से पहले, हम आगे बढ़ने से पहले हम अब डायग्राम में चलते हैं और कहां से कहां तक इसका विस्तार है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं डायग्राम की ओर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, देखिए हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले दोस्तों कच्छ का तट ये रहा। तो दोस्तों कच्छ का तट कहाँ रहा, ये देख सकते हैं आप, कच्छ का तट है। और उसके बाद दोस्तों पहला नंबर पे कच्छ का तट, उसके बाद आता है दोस्तों काठियावाड़ का तट, ये गुजरात में है। उसके बाद आप देख सकते हैं काकरापार का तट। तो सबसे पहले हम क्या पढ़े, कच्छ का तट, काठियावाड़ और फिर है काकरापार का तट। तो ये तीनों कहाँ है दोस्तों? गुजरात राज्य में स्थित है। समुद्री तटीय मैदान है कच्छ का तट, काठियावाड़ तट और काकरापार का तट। तो दोस्तों अब देखिए हम पश्चिमी मैदान के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पश्चिमी मैदान पश्चिमी घाट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं दमन से लेकर, देखिए ये दमन है, ये दमन से लेकर गोवा तक कौन सा तट आता है दोस्तों? तो ये है दोस्तों कोंकण तट, ये लिखा है कोंकण तट, इसको बोलते हैं कोंकण तट। तो सबसे पहले हम, अगर क्वेश्चन आता है अगर परीक्षा में कि कोंकण तट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो दोस्तों दमन से गोवा तक कोंकण तट का विस्तार है। इसमें कितने राज्य आते हैं दोस्तों? तो सबसे पहले आता है महाराष्ट्र,
है ना, और उसके बाद आता है गोवा। इसमें 2 राज्य आते हैं। और यहीं पे दोस्तों कोंकण रेलवे का निर्माण किया गया है, जिसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। आप देख सकते हैं ये लिखा है कोंकण रेलवे की लंबाई, है ना, ये देख सकते हैं आप, कोंकण रेलवे की लंबाई 760 किलोमीटर है, जो महाराष्ट्र से अब केरल तक पहुंच गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दूसरा अगर देखें दोस्तों, तो दूसरा हमको पड़ेगा गोवा से मंगलुरु तक। गोवा से मंगलुरु तक अगर हम जाएं तो उसको बोलेंगे दोस्तों कन्नड़ तट, या इसी को बोलते हैं कनारा तट। कौन सा दोस्तों? गोवा से मंगलुरु तक, है ना। गोवा से मंगलुरु तट कौन सा तट है दोस्तों? तो कन्नड़ तट है, कनारा तट है। और ये कौन से राज्य में है? कर्नाटक के राज्य में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। मंगलुरु से कन्याकुमारी, मंगलुरु से कन्याकुमारी तक कौन सा तट है दोस्तों? हमारा मालाबार तट पड़ता है। तो मालाबार तट कहाँ पड़ता है? तो केरल राज्य में है, और कर्नाटक राज्य और तमिलनाडु, ये तीनों राज्यों में ये फैला हुआ है। तो मालाबार तट कहाँ से कहाँ तक है? मंगलुरु से कन्याकुमारी तक मालाबार तट फैला है। तो सबसे पहले हमने देखे दोस्तों कौन सा तट? काठियावाड़ कच्छ का तट देखे, है ना, गुजरात में। ये काठियावाड़ का तट ये रहा। फिर काकरापार का तट देखे, फिर कोंकण तट है। ये पश्चिमी तट के नाम है दोस्तों, कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है हम ये जानकारी दे रहे हैं। चलिए उसके बाद है दोस्तों कौन सा? कन्नड़ तट। उसके बाद है मालाबार तट। कौन सा दोस्तों? मालाबार तट है। चलिए अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, डिटेल में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में। गुजरात का मैदान, सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुजरात का मैदान। तो गुजरात के कच्छ के रण से काठियावाड़ गुजरात का तटवर्ती भाग, है ना, और कच्छ के रण का मैदान समुद्री निक्षेपों में उमज्जन से बना है। और फिर आता है दोस्तों कोंकण तट। हमने अभी जो 3 तट पढ़े हैं दोस्तों डायग्राम के माध्यम से, वो आपको याद रखना है। बुक के माध्यम से हम पढ़ा रहे हैं, तो बुक के माध्यम से हम पढ़ेंगे, और एक्स्ट्रा फैक्ट हमने आपको बता चुके हैं। कच्छ का तट, काठियावाड़ तट, काकरापार तट, ये 3 तट पड़ते हैं कहाँ पे? गुजरात राज्य में। तो दोस्तों उत्तर में दमन से लेकर दक्षिण में गोवा तक का तट है। 530 किलोमीटर लंबा एवं 35 से 50 किलोमीटर चौड़ा है। ये हमने आपको बता चुके हैं। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है? तो दमन से गोवा तक है। अब देखिए, आप डायग्राम के माध्यम से भी देख सकते हैं। ये रहा हमारा दमन, दादर नागर हवेली, ये नासिक, है ना, थाना मुंबई। ये है दोस्तों पूरा कोंकण तट। ये आप देख सकते हैं, ये है पूरा कोंकण तट, यहाँ तक विस्तृत है ना। ये गोवा तक विस्तृत है दोस्तों कोंकण तट। ये महाराष्ट्र राज्य पुणे है। कोंकण तट महाराष्ट्र तट भी बोलते हैं इसी को। ये कोल्हापुर महाराष्ट्र। और दोस्तों इसके आगे बढ़े हम, तो ये अरब सागर है। ये इधर का पूरा अरब सागर है। हम जानते हैं कि अरब सागर है पश्चिम तट में, है ना। उसके बाद दोस्तों ये आप देख सकते हैं कन्नड़ तट। ये गोवा से कहाँ तक? मंगलुरु तक, है ना। ये मंगलुरु तक, गोवा से मंगलुरु तक है दोस्तों कन्नड़ तट। चलिए इसी में आती है दोस्तों मांडवी नदी, जुआरी नदी, काली नदी, शरावती नदी। कौन से तट में? कन्नड़ तट में। और गोवा में एक नदी बहती है मांडवी नदी, जिसमें दूधसागर जलप्रपात स्थित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। और इसी में कुद्रेमुख स्थित है। कुद्रेमुख किसकी है दोस्तों? तो कुद्रेमुख दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, है ना। फिर नेत्रावती नदी भी यहीं पे बहती है। कौन सी नदी? नेत्रावती नदी, मंगलुरु तट पे। फिर कन्नूर है, माहे है। ये माहे वही है दोस्तों जो पुर्तगालियों के अधीन रहा। कालीकट बंदरगाह केरल में, यहाँ पे पेरियार नदी भी बहती है, आप देख सकते हैं। फिर है दोस्तों इसी में बंदरगाह स्थित है। कौन कौन से हैं? एर्नाकुलम, कोचीन है, बेम्बानट झील है, अलप्पा है, क्विलोन है, तिरुवनंतपुरम, कोवलम, कन्याकुमारी तक ये फैला है। तो ये हमारा कौन सा तट हो गया दोस्तों? मालाबार
तट हो गया। और यहीं पे एक महेंद्रगिरी की चोटी भी है। भारत की दक्षिणतम चोटी अगर बोला जाए तो कौन सी दोस्तों, 1650 मीटर है, महेंद्रगिरी की चोटी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमने डायग्राम पढ़ लिए। अब डायग्राम के आगे हम देखते हैं कर्नाटक तट या कन्नड़ तट या कनारा तट। दोस्तों कर्नाटक तटीय मैदान 525 किलोमीटर लंबा एवं 8 से 24 किलोमीटर चौड़ा है, जो उत्तर में गोवा से दक्षिण में मंगलुरु कर्नाटक तक फैला है ना। फिर उसके बाद पढ़ते हैं हम मालाबार तट। उत्तर में मंगलुरु से दक्षिण में कन्याकुमारी तमिलनाडु तक के तटीय भाग हैं। मालाबार तट 550 किलोमीटर लंबा है एवं 20 से 100 किलोमीटर की चौड़ाई है, और इस तटीय भाग में अनेक लंबे एवं सकरे पश्च जल बैक वाटर पाए जाते हैं, जिन्हें केरल में कयाल बोलते हैं, है ना। इन्हीं को लेगून, एक प्रकार का लेगून है, लेगून झील भी बोल सकते हैं इनको हम। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों 180 किलोमीटर से भी अधिक लंबी वेम्बनाड झील ऐसा ही एक अनूप है, जिस पर कोच्चि बंदरगाह स्थित है। तो कौन सी झील है? वेम्बनाड झील है ना, जिसमें कोच्चि बंदरगाह स्थित है। अब दोस्तों कयाल क्या होते हैं? तो मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति है, जिसे मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायान के लिए प्रयोग किया जाता है ना। और आगे देखें तो पश्चिम तटीय मैदान में बहने वाली अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी ढाल से निकलती हैं। ये नदियां छोटी व तीव्रगामी हैं, इसलिए इन नदियों के द्वारा मिट्टी का जमाव अधिक नहीं हो पाता। इनमें से अधिकतर नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा ना बनाकर क्या बनाती है दोस्तों? ज्वारनद मुख बनाती है, एस्चुरी बनाती है। इसके दक्षिण भाग में कई लेगून पाए जाते हैं। न्यू मंगलुरु और कोच्चि के बंदरगाह ऐसी ही लेगून पर स्थित हैं। वेम्बनाड झील पर स्थित है कोच्चि बंदरगाह, और यहाँ पर कुछ अवशिष्ट मैदानों का भी निर्माण हुआ है, जिनमें सौराष्ट्र और कच्छ का मैदान मुख्य है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे है यहाँ पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह कौन कौन से हैं? कांडला, मझगांव, जवाहर बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह हम पश्चिम तटीय में पढ़ रहे हैं। कांडला बंदरगाह कहाँ है दोस्तों? तो ये पड़ेगा गुजरात में। मझगांव जवाहरलाल नेहरू, नावा शेवा इसी का नया नाम है, जवाहरलाल नेहरू है ना, पहले इसका नाम नावा शेवा था, मुंबई में पड़ेगा। फिर मुंबई बंदरगाह है मुंबई में, महाराष्ट्र में। मारमा गोवा या मारमा गांव भी बोलते हैं, मारमा गांव भी बोलते हैं, तो ये गोवा में पड़ेगा। मैंगलुरु कर्नाटक राज्य में पड़ेगा, और कोच्चि बंदरगाह पड़ेगा दोस्तों केरल राज्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में संकीर्ण परंतु उत्तर और दक्षिण में चौड़ा है, और दक्षिणी गुजरात से लेकर मुंबई तक पश्चिमी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़ा है, जो दक्षिण की ओर सकरा होता जाता है। देखिए दोस्तों अभी हमने पश्चिमी तटीय मैदान पढ़े, और हम कुछ आपको फैक्ट पढ़ाते हैं। तो फैक्ट क्या है दोस्तों, आइए जानते हैं। तो दोस्तों पश्चिमी तट की चौड़ाई 50 से 100 किलोमीटर तक है, और यह पूर्वी तटीय प्रदेश की तुलना में कम चौड़ा है, ये हम जानते हैं। चलिए हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले कच्छ का तट समझ लेते हैं। गुजरात राज्य में स्थित है ये। इसके निकट में कच्छ का रेगिस्तान भी स्थित है, और कच्छ के रण में लूनी नदी गायब हो जाती है, जो अरावली की पर्वत श्रेणी से पश्चिम ओर से निकलती है। इसी कच्छ के रण में दोस्तों कांडला बंदरगाह स्थित है, और कांडला बंदरगाह कैसा है दोस्तों? तो यहाँ पे ज्वारी बंदरगाह है। कैसा है दोस्तों? ज्वारी बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह का नया नाम कौन सा है दोस्तों? यहाँ पे पड़ेगा कांडला बंदरगाह। इसका नया नाम है दोस्तों पंडित दीनदयाल बंदरगाह। कौन सा है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। चलिए दोस्तों यह भारत का मुक्त व्यापार वाला क्षेत्र वाला बंदरगाह है, मुफ्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है। भारत की तटीय सीमा में सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात राज्य की लगती है। देखिए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं काठियावाड़ का तट। कुछ फैक्ट देख लेते हैं। यह तट दोस्तों कच्छ के तट और काकरापार के मध्य है। आप देख सकते हैं ये कच्छ का तट है और ये काकरापार है, इसके मध्य में स्थित है। इसी तट पे दोस्तों गिर
वर्धा मांडव की पहाड़ियाँ स्थित है। तो दोस्तों इस तट पे कौन कौन सी पहाड़ी स्थित है दोस्तों? ये तट रहा हमारा गिर की पहाड़ी, गिर, वर्धा और मांडव। कौन सी दोस्तों? मांडव की पहाड़ी स्थित है। इसी तट के नज़दीक दोस्तों गिर नेशनल पार्क स्थित है, जो एशियाई शेर के लिए और ब्लैक बग के लिए प्रसिद्ध है। चलिए काकरा पार का तट देख लेते हैं दोस्तों। तो काकरा पार का तट आप देख सकते हैं, ये रहा। इसके बारे में पढ़ें तो काठियावाड़ तट से दमन तक का समुद्री तट क्या कहलाता है? काकरा पार का तट कहलाता है। काकरा पार तट से ही खंबात की खाड़ी लगी है ना। और इसी पे कौन सी नदी गिरती है दोस्तों? नर्मदा, ताप्ती और माही, ये तीनों नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, कोंकण तट देख लेते हैं। दमन से गोवा तक कौन सा है दोस्तों? कोंकण तट है। तो दोस्तों इसका विस्तार दमन से गोवा तक है। और इसी तट में मुंबई बंदरगाह स्थित है, जो भारत का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। इसी बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे है मुंबई बंदरगाह, इसको भारत का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं, भारत का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं मुंबई बंदरगाह को। उसके बाद आता है दोस्तों मुंबई बंदरगाह किस द्वीप पर स्थित है? तो सॉल्सेट द्वीप। कौन सा द्वीप है दोस्तों? सॉल्सेट द्वीप पर स्थित है, द्वीप पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के कोंकण तट में 3 द्वीप स्थित हैं, सॉल्सेट द्वीप, बुचर द्वीप और एलिफेंटा द्वीप। कौन कौन से द्वीप हैं? एक तो हो गया दोस्तों सॉल्सेट, फिर आ जाता है दोस्तों बुचर, और एक आ जाता है दोस्तों एलिफेंटा। तो कई बार क्वेश्चन आया हुआ कि एलिफेंटा द्वीप कहाँ स्थित है? तो एलिफेंटा द्वीप कहाँ पे है? मुंबई में, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ें इसी तट के बारे में। कोंकण तट में ही नाभा शेवा बंदरगाह स्थित है, जिसका नया नाम हमने देख चुके हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इसी कोंकण तट में कोंकण रेलवे का विकास किया गया है, जिसकी लंबाई कितनी है? 760 किलोमीटर है। और कोंकण तट को ही गोवा में गोवा तट के नाम से जाना जाता है। गोवा तट में जुआरी नदी के मुहाने पर एक बंदरगाह स्थित है दोस्तों, जो कि मारमा गांव है इसका नाम, या मारमा गोवा इसका नाम मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं हम। कौन सा तट पढ़ते हैं दोस्तों? कन्नड़ तट। ये देख सकते हैं आप, ये हम पढ़ रहे हैं कन्नड़ तट। गोवा से मंगलुरु तक इसका विस्तार है। इस तट में न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक राज्य में स्थित है, जिसे कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। तो न्यू मंगलोर बंदरगाह यहाँ पड़ेगा, है ना, यहाँ पे इसी को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों हम मालाबार तट पढ़ रहे हैं। देखिए मालाबार तट के बारे में अगर हम देखें तो दोस्तों इसका विस्तार न्यू मंगलोर से कन्याकुमारी तक है। इस तट में कोच्चि बंदरगाह केरल राज्य में स्थित है। यहाँ पे है दोस्तों कोच्चि बंदरगाह, ये केरल राज्य है हमारा, ये केरल राज्य में कोच्चि बंदरगाह स्थित है। कोच्चि बंदरगाह से सर्वाधिक मात्रा में मसालों का निर्यात होता है, इसलिए इस बंदरगाह को क्या बोलते हैं? मसाला बंदरगाह बोलते हैं। अंग्रेजों ने कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा। तो दोस्तों अरब सागर की रानी कोच्चि है, तो इसे किसने कहा है, किसने नाम दिया है? तो अंग्रेजों ने। किसने दिया है? अंग्रेजों ने अरब सागर की रानी नाम दिया है। हमारा मालाबार तट मसालों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, और मसालों में दोस्तों काली मिर्च, छोटी इलायची, तेज पत्ता, दालचीनी इत्यादि के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों मालाबार तट के केरल राज्य में बहुत ही लेंगुन झील है, जिनका निर्माण हुआ है। कौन कौन सी झील है दोस्तों? बेम्बानड, पुनामदा झील, अष्टामुदी झील, ये 3 झील है। कौन सी? बेम्बानड, पुनामदा और अष्टामुदी या अष्टामुखी नाम भी मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुनामदा झील में दोस्तों नौकायान दौड़ की नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता आयोजित की जाती है ना, ये आपको याद रखना है। कौन सी झील में? पुनामदा झील में नेहरू ट्रॉफी का आयोजन किया जाता है। और बेम्बानड झील में एक द्वीप स्थित है, जिसे वेलिंगटन द्वीप कहते हैं। तो वेलिंगटन द्वीप कहाँ स्थित है? तो वेलिंगटन द्वीप दोस्तों केरल राज्य में स्थित है, जहाँ पे साइलेंट वैली है, और वहीं पे दोस्तों
पुनामदा झील और बेम्बानट झील के निकट ही नौकायन दौड़ नेहरू ट्रॉफी का आयोजन किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे बातचीत करते हैं। लैगून क्या है? तो दोस्तों समुद्र के तट के निकट वह गहरी स्थलाकृति जिसमें समुद्री पानी लहरों द्वारा कभी कभी पहुंच पाता है। देखिए हम समझाते हैं। ये तट है दोस्तों और ये पूरा समुद्र है ना। ये तट है, ये पूरा समुद्र है। तो आप देख सकते हैं ये तट है, ये समुद्र है। तो यहाँ का पानी दोस्तों, समुद्र का पानी जब कभी कभी स्थल में घुस जाता है ना, और वहीं पे जम जाता है, वहीं पे रुक जाता है और एक तरह से अपने साथ अवसाद लेके आता है और यहाँ पे बिछाते जाता है और यहाँ पे दोस्तों झील का निर्माण हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? लैगून झील। इसी को बोलते हैं दोस्तों केरल राज्य में कयाल। स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? कयाल बोलते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा पश्चिमी तटीय समाप्त हुआ। अब हम पूर्वी तटीय मैदान या पूर्वी तटीय घाट पढ़ेंगे। तो दोस्तों पूर्वी तटीय घाट के बारे में हम देखें तो इसमें 3 से 4 तट पड़ते हैं। तो कौन कौन से पढ़ेंगे हम? कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा नदी तक। कौन सी नदी? कन्याकुमारी से लेकर दोस्तों कृष्णा नदी तक, इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। और इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये 2 राज्य आते हैं। कौन सा तट है दोस्तों? कोरोमंडल तट। उसके बाद अगर आगे चलें तो उसके बाद आता है उत्तरी सरकार तट। कौन सा दोस्तों? उत्तरी सरकार तट। तो कृष्णा नदी से महानदी तक उत्तरी सरकार तट है दोस्तों। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य में यह स्थित है, 2 राज्य में स्थित है। चलिए आगे देखें दोस्तों, तो आगे पड़ता है, देखिए उत्कल या कलिंग तट, इसी को बोलते हैं रॉयल सीमा का तट। और उत्तरी तट इसके ऊपर में पड़ेगा, उसको हम बुक से पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों ये है दोस्तों महानदी से स्वर्णरेखा नदी तक। देखिए हम आपको डायग्राम में बताते हैं। ये स्वर्णरेखा नदी ये रही जो झारखंड से निकलती है। देखिए ये स्वर्णरेखा नदी और महानदी यहाँ पे स्थित है दोस्तों। उत्कल या कलिंग या रॉयल सीमा का तट ओडिशा और पश्चिम बंगाल तक यह फैला है। चलिए दोस्तों हमने डायग्राम देख चुके हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं। आगे पढ़ेंगे हम पूर्वी तटीय मैदान। तो दोस्तों पूर्वी तटीय मैदान के बारे में अगर जानें तो पूर्वी घाट एवं पूर्वी तट के बीच पूर्वी तटीय मैदान स्थित है जो ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित स्वर्णरेखा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक फैला है। आपको हमने डायग्राम के माध्यम से बता चुके हैं। पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार, मध्य भाग को गोलकुंडा। देखिए यहाँ पे गोलकुंडा मिल रहा है लेकिन किसी किसी बुक में गोलकुंडा नहीं दिया है। तथा दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं, है ना। आपको गोलकुंडा भी याद रखना है। पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़ा है और उभरा हुआ है। इसकी दोस्तों औसतन चौड़ाई 120 किलोमीटर है। इस मैदान में पूर्व की ओर बहने वाली और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां के द्वारा विस्तृत डेल्टा का निर्माण किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। उभरा तट होने के कारण यहाँ पत्तन और पोताश्रय कम है ना। पत्तन पोताश्रय मतलब बंदरगाह, पत्तन मतलब बंदरगाह, पोताश्रय मतलब देखिए बंदरगाह के ठहरने का स्थान, माफ़ कीजिए जहाज़ों के ठहरने का स्थान, जो समुद्री जहाज़ है उनके ठहरने का स्थान। और पोताश्रय मरम्मत, जो बंदरगाह जो जहाज़ होते हैं, पानी के जहाज़ होते हैं, है ना, उनके मरम्मत का जो कार्य होता है उसको बोलेंगे हम पोताश्रय, है ना। तो पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण नदियों द्वारा तटवर्ती क्षेत्रों में जलोढ़ निक्षेपण का परिणाम है, जहां विश्व के वृहद डेल्टा क्षेत्र स्थित हैं। इन डेल्टाओं का निर्माण महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपों से हुआ है। इस मैदान में लैगून झील की अवस्थिति है, जिसका निर्माण तट तथा रोधिका के बीच सागरीय जल के बंद होने के कारण होता है। इसी मैदान में चिल्का क्या है दोस्तों? झील है, ओडिशा में स्थित है। आपको याद रखना है चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित है। और पुलिकट झील दोस्तों आंध्र प्रदेश में एवं तमिलनाडु सीमा पर स्थित है। 2 बड़ी लैगून झीलें हैं। ये 2 कैसी झील है? लैगून झील है। और दोस्तों भारत की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील ही सबसे खारे पानी की झील है।
चलिए हम इसमें देख लेते हैं दोस्तों। तो इसमें देखने का तो ज़्यादा कुछ है नहीं, हम आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। चलिए आगे देखें तो चिल्का महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है, जो 75 किलोमीटर लंबी है, जबकि पुलिकट चेन्नई नगर के उत्तर में स्थित है। गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाओं के मध्य में कोलेरू झील स्थित है। कहाँ पे है कोलेरू झील? कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इस प्रकार कोलेरू झील एक डेल्टाई झील है। चिल्का भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। देखिए भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो दोस्तों चिल्का झील है। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये भी चिल्का झील है। पूर्वी तट को वर्तमान में 3 लघु इकाइयों में विभक्त किया जाता है। अब कौन कौन सी इकाई है देख लेते हैं। उत्कल मैदान हमने पहले डायग्राम के माध्यम से समझ चुके हैं, अब हम इसमें थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो यह ओडिशा तट के सहारे 400 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। महानदी डेल्टा क्षेत्र में इसकी चौड़ाई 100 किलोमीटर है ना। तो दोस्तों आंध्र मैदान और तमिलनाडु मैदान, तो आंध्र मैदान देखें तो इसका विस्तार बेरहमपुर से पुलिकट झील के बीच है। इसके निर्माण में कृष्णा एवं गोदावरी के डेल्टाओं का प्रमुख योगदान है। तमिलनाडु मैदान पड़ता है तीसरे नंबर पे। तो तीसरे नंबर पे यह है पुलिकट झील से कुमारी अंतरीप कन्याकुमारी तक लगभग 675 किलोमीटर लंबा एवं औसतन 100 किलोमीटर चौड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय भाग में महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है ना। भारत का औसतन समुद्र तल चेन्नई तट से मापा जाता है ना। जो समुद्र तट है दोस्तों औसतन कहाँ से मापा जाता है? चेन्नई तट से मापा जाता है। चलिए पश्चिमी तट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। पूर्वी तट में अगर हम देखें तो सबसे पहले हम डायग्राम में चलते हैं और डायग्राम के माध्यम से पढ़ते हैं और कुछ अन्य फैक्ट। आइए दोस्तों सबसे पहले हम कोरोमंडल तट के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसका विस्तार हम देख चुके हैं। कन्याकुमारी से नीचे से हम दक्षिण से हम उत्तर की ओर चल रहे हैं, उसके हिसाब से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कन्याकुमारी से कृष्णा नदी तक इसका विस्तार है और चौड़ाई है 100 किलोमीटर या 120 किलोमीटर भी मिलती है। इस तट में दोस्तों 3 प्रमुख बंदरगाह स्थित है और वह बंदरगाह कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे पड़ेगा तूतीकोरन। कौन सा है दोस्तों? तूतीकोरन तमिलनाडु में स्थित है, तूतीकोरन बंदरगाह। उसके बाद यहाँ पे है दोस्तों ये तूतीकोरन हो गया, ये तूतीकोरन हो गया। और ये है दोस्तों यहाँ पे एक बंदरगाह है, कौन सा? चेन्नई बंदरगाह। तो चेन्नई बंदरगाह भी कहाँ है दोस्तों? नाम से पता चल रहा है तमिलनाडु में। और एक यहाँ पे है दोस्तों कौन सा है? एन्नोर बंदरगाह। कौन सा है दोस्तों? एन्नोर बंदरगाह स्थित है। तो तमिलनाडु में 3 बंदरगाह है। सबसे पहले स्थिति भी याद रखना है, तूतीकोरन, चेन्नई और एन्नोर। चलिए तूतीकोरन बंदरगाह को भारत का प्रमुख मोती निर्यातक बंदरगाह माना जाता है, इस बंदरगाह को। और तूतीकोरन बंदरगाह मन्नार की खाड़ी में स्थित है, जो पंबन द्वीप पर स्थित है। चेन्नई बंदरगाह दोस्तों तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। चेन्नई बंदरगाह भारत का प्राचीन एवं प्राकृतिक बंदरगाह है। उत्तरी सरकार तट के बारे में अगर हम पढ़ें तो उत्तरी सरकार तट देखिए, ये हम पढ़ चुके हैं अभी कोरोमंडल तट। उत्तरी सरकार तट में चलें। चलिए उत्तरी सरकार तट दोस्तों कृष्णा नदी से महानदी तक विस्तृत है ना। और कोरोमंडल जो तट है दोस्तों उससे अधिक इसकी चौड़ाई है। इस तट में पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में स्थित है। यहाँ पे पड़ेगा दोस्तों उड़ीसा राज्य, है ना। यहाँ पे महानदी है और यहीं पे उड़ीसा राज्य है। तो दोस्तों यहाँ पे पाराद्वीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो पाराद्वीप बंदरगाह किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। इस तटीय मैदान की मिट्टी उपजाऊ होती है क्योंकि यह मिट्टी नदियों द्वारा विक्षेपित होती है। अब दोस्तों आगे चलें। आगे हमारा एक तट बचा है, कौन सा है दोस्तों? उत्कल कलिंग तट। आप देख सकते हैं उत्कल और कलिंग तट। तो यह दोस्तों स्वर्णरेखा नदी और महानदी तक विस्तृत है ना। देखिए ये है महानदी और ये है दोस्तों स्वर्णरेखा नदी। ये उत्कल कलिंग तट या रॉयल सीमा का तट भी बोलते हैं। तो दोस्तों इसका विस्तार महानदी से स्वर्णरेखा नदी तक हुआ है। इस क्षेत्र में भी उपजाऊ मिट्टी का विस्तार नदियों द्वारा हुआ है।
तो दोस्तों देखिए, अब हमने पढ़ चुके हैं तटीय मैदान, तटीय प्रदेश भी बोल सकते हैं और समुद्र तटीय बोल सकते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में हमने फुल डिटेल जानकारी ले चुके हैं, बंदरगाह भी बता चुके हैं हमने आपको। तो इसी के साथ दोस्तों हम क्लास को यहीं ड्रॉप करते हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें इस वीडियो को, क्योंकि आप अगर हमको कमेंट करके बताएंगे हम कैसा आपको इनपुट दे रहे हैं तो और आपका आउटपुट हमें कैसे मिल रहा है, तो हम उस प्रकार और आगे वीडियो में सुधार करेंगे। आगे क्लास में आने वाले वीडियो में हम सुधार करेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।